बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। एक दिन पहले खान साहब जो है आवाम को यकीन दहानी दिलाते हैं कि महंगाई जो है नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद रिलीफ पैकेज का वो कहते हैं, लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही अगले दिन जो है पेट्रोल की कीमतें जो है उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा होता है। इसी की तरह से अगर हम बात करते हैं 150 जो है फ़ी किलो चीनी की कीमतों में इजाफा हो चुका है, 150 की हो चुकी है। इसी के हवाले से जब अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, मतलब इस एक महीने में कितनी दफ़ा जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 8 रुपये फ़ी लीटर जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फिर से कर दिया गया है। लेकिन खान साहब जो है कहते हैं घबराना नहीं है, क्या अब भी अवाम जो है ना घबराए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ होंगे MKM पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन फयाज करम खानी और दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि जो है अगर हम बात करते हैं MKM की इत्तेहादी जमात है, क्या MKM ने इस समरी के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई है? ये क्या मामला है? आए रोज़ कीमतों की अशिया खुर्दोनोश या फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। इसी के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पेट्रोलियम कीमतें जो हैं काफ़ी ज़्यादा उसके उरूज पे पहुंच चुकी है। इसी के साथ अशिया खुर्दोनोश और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी आप लोग के सामने। खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है। और आवाम जो है, पहले अगर मैं बात करूँ आवाम की, चीनी के साथ चाय और चीनी पराठा खा लिया करती थी, लेकिन अब तो आवाम को वो भी नसीब नहीं है, वो भी मैसर नहीं है, क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद जो है खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। इसी के हवाले से हम आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है MKM पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है फयाज करम खानी। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप? खैरियत से सर। जिस तरह आपने देखा कि पेट्रोलियम कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है और उस पर भी खान साहब जो है एक दिन पहले आवाम को यकीन दहानी दिलाते हैं रिलीफ मिलेगा, और उसकी फ़ौरन नेक्स्ट डे जो है वो उन्होंने कीमतों में इजाफा कर दिया, पेट्रोलियम मसनूआत में उन्होंने इजाफा कर दिया गया है। तो किस तरह से आवाम सर्वाइव करेगी? अगर हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं, वज़ीर आला सिंध जो उन्होंने 50,000 का ऐलान किया था, वो भी सिर्फ ऐलान की हद तक ही नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो है आवाम आपके सामने उनका बुरा हाल है, किस तरह से आवाम के ऊपर आए रोज महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। निदा, बात इसमें यह है कि महंगाई के दो इश्यूज, दो पहलू हैं इसमें। एक तो ओवरऑल महंगाई हो रही है, ठीक है, और बदकिस्मती ये है हमारी कि हमारे मुल्क के अलग अलग हिस्से में अलग अलग कीमतें हैं। मैं एक मिसाल दूं आपको कि चीनी 90 रुपए किलो पंजाब में मिल रही है, हमारे यहाँ 150 रुपए किलो मिल रही है, 140 रुपए किलो मिल रही है। कीमतों का बढ़ना और फिर बढ़ी हुई कीमतों को भी कंट्रोल करना दो अलग अलग इशू हैं। प्राइस कंट्रोल बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात में आता है जी। उनकी जिम्मेदारी में आता है। पेट्रोलियम ठीक है, फेडरल, जहाँ तक महंगाई के ऊपर हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है बिल्कुल वाज़ेह है। हमने पेट्रोलियम की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी मज़म्मत की है और हम इसको तस्लीम नहीं करते, और हमारा मुतालबा रहा है कि इन कीमतों को वापस लिया जाए। लेकिन सर ये बड़ा अफसोस की बात है कि आए रोज इस तरह की लेकिन कीमतों में इजाफा वही कर आपको दिया मैं बता जाता रहा है। हूँ, एक महीने में 3-4 मरतबा मैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तो मतलब ये मामला तो काफी ज्यादा मतलब संजीदा मामला है। देखें, महंगाई के ऊपर कोई दो राय नहीं है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। बिलाशुबा की महंगाई बहुत ज़्यादा है और आवाम के लिए बहुत दिक्कत और बहुत परेशानियां खड़ी हो गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे सूबे सिंध के अंदर जो है ना, जिस तरीके की हुकूमत है, ये प्राइस कंट्रोल जिन लोगों की जिम्मेदारी है, ये सूबाई मामला है, और सूबाई में भी ये ज़िले इंतज़ामिया का मामला है। जी। अगर हम इसको गौर करें तो हमें नज़र आएगा कि ये जो कमीशनरी निज़ाम हमारे यहाँ कायम है वो इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करता है। इनके एसीज जी हाँ, डीसीज। ये DC और एसीज जो है इनकी बुनियादी जिम्मेदारी जी है, हाँ। ये मार्केटों को सर्वे करें और इसकी रोकथाम करें जहाँ पे भी जायद कीमतें ली जा रही हैं। लेकिन बदकिस्मती ये हमारी के है कि हमारे यहाँ इस शहर के अंदर और एक दूध की कीमत का तयन नहीं हो सकता है।
कमिश्नर जो है एक दूध की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकता है, बिल्कुल कमिश्नर अंडों की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकता है। सर, क्योंकि जाहिर है उनके जो मामलात उनको नहीं, जो और दीगर मामलात में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो आपके सामने, वो जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन और इनके तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो चुका है, ना कि वो प्राइस कंट्रोल के ऊपर फोकस करें। सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है हमारे यहाँ के एक निज़ाम के सिस्टम के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, एक, एक जैसा बल्दियात है बल्दियाती इदारों के ऊपर सूबाई हुकूमत काबिज है, ठीक है। उन इदारों के अंदर जिस जिस इदारे की जो जो जिम्मेदारी है, जो जो जुरिडिक्शन है, उसमें दूसरे इदारे कूदे हुए हैं। एक अजीब किस्म का माहौल इस कराची के अंदर बना दिया गया है। अब बिल्डिंग नक्शे पास करना, बिल्डिंगों की इंस्पेक्शन करना, बिल्डिंगों के इलीगल कंस्ट्रक्शन को देखना, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रुकवाना, ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, ठीक है। प्राइस कंट्रोल करना, मार्केट्स को कंट्रोल करना और इस तरह के लोगों की एक्टिविटीज़ को रोकना, ये ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। ज़िले इंतज़ामिया काम कर रही है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, ठीक है, और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो उसको बाईपास किया जा रहा है। तो ये सारा खेल किस तरीके से चलेगा? ये सूबाई, हमारी जो सूबाई हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, इसके अंदर एक तो ओवरऑल महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जो कीमतों का तयन कर दिया गया है, कम से कम वो तो रहे, वो भी नहीं रहती हैं। आप किसी एक जगह पे चले, किसी ठेले पे चले जाएं, किसी एक दुकान पे चले जाएं, आपको प्राइस लिस्ट नजर नहीं आएगी। वो महकमे क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है सर। पता है मुझे बड़ा अफसोस होता है जिस तरह से हम चले चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डेली वेजर की बात करते हैं, वो तो हम ब्रेड, एग और चीज़, बटर वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं, लेकिन एक गरीब इंसान की अगर हम बात करते हैं और जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। और अब जो हालात हैं वो देखते हुए तो मुझे मेरा दिल बुरी तरह से दुखता है कि अगर वो चाय के साथ पराठा खा लिया करते थे, अब तो उनको वो चीज़ें मैसर नहीं है। और खान साहब उस पर जो है अवाम को यकीन दहानी दिलाते हुए नजर आ रहे होते हैं, अवाम से खिताब कर रहे होते हैं, और उसके बाद ही जिस तरह से ये इजाफा कर दिया जाता है तो अवाम किस तरह से सरवाइव करेगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए जी, बात ये है कि जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, गरीब लोग पीस रहे हैं इसमें, और 80% आबादी जो है पाकिस्तान की जो है वो गरीब है, मुतवसत तबके से ताल्लुक रखती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी मुतासिर हो रहा है, और जिस तरीके से हमारा ये इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, ये किसी सूरत में भी हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। गरीब आवाम बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर मुब्तला है, और हुकूमतों का काम है, बुनियादी तौर पर हुकूमतों की जिम्मेदारी है लोगों को सहूलतें देना, आवाम को सहूलत देना हुकूमतों की जिम्मेदारी, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों। लेकिन बदकिस्मती ये हमारी कि हम लोग जो है, हमारे यहाँ जो है निज़ाम कोई परमानेंट बेसिस के ऊपर चलता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरा मुल्क हेडॉक बेसिस पे चल रहा है कि आज ये काम कर लेते हैं, कल की बाद में कल की देखी जाएगी। तो इसी तरीके से जो है, जब तक ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई इस तरीके की मनसूबाबंदी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जाएगी, काम नहीं चलेगा। सही बात है। जो हालात लग रहे हैं, जिस तरीके से गरीब लोगों की इस वक्त माशी सूरत हाल है, जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, इसके अंदर जो है मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा। मुल्क किसी सूरत में भी जो है हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और जिनकी जो जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करे, वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, लेकिन बस एक ये समझे कि इस वक्त हुकूमतों का जो है कहीं अमल दखल कहीं नजर नहीं आ रहा है, ठीक कह रहे हैं, कहीं अमल दखल नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जिले इंतजामिया की, तो जिले इंतजामिया का पूरे कराची के अंदर आपको कहीं अमल दखल नजर नहीं आएगा। किसी एक जगह पे भी कभी आपको किसी कोई डिप्टी कमीशन फिरता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई ऐसी उनके नजर नहीं आएंगे। सर फोन करते हैं तो मीडिया पर्सन का फोन नहीं रिसीव करते, वो इस तरह की तो उन लोगों के एटीट्यूड है, और फिर उनसे बोला जाता है तो उनको बुरा लग जाता है। ये मैं आपको बताऊं, सूबे सिंध के अंदर इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में पैरेलल हुकूमत चल रही है, एक हुकूमत नहीं है। जो आपको सूबे सिंध की हुकूमत जो नजर आ रही है वो एक हुकूमत नहीं है, इसके अंदर कई हुकूमतें चल रही हैं। मुराद अली शाह की अपनी हुकूमत चल रही है, दूसरे वुज़रा की अपनी हुकूमत चल रही है, ब्यूरोक्रेसी की अपनी हुकूमत चल रही है। एक ऐसा सिंध गवर्नमेंट के अंदर एक इस तरीके का माहौल बन चुका है कि वहाँ पे जिसकी जो
मर्जी मातहत आती है। इदारे हैं ना, वो अपनी हुकूमत चला के बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब की अपनी निज़ाम है। अच्छा, बल्दियात की अगर हम बात कर लेते हैं तो बल्दियात में जो बल्दियाती वजीर साहब हैं उनकी अपनी अपना एक निज़ाम है। तो ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जो डिपार्टमेंट्स हैं, एक दूसरे के जो महकमे हैं, उनके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है, इंटरफेयर किया जा रहा है। हर आदमी अपनी अथॉरिटी दिखाना चाह रहा है। पूरे जो कराची या शहरी सिंध का या सूबे सिंध की जो बुरी हालत है, इसकी बड़ी वजह यही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अब एक आप कराची के एडमिनिस्ट्रेटर लेके आ गए, उनकी जब प्रेस रिलीज आती है तो उसमें लिखा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मुशीर कानून वजीर आला। अब बताएं, अब खुद बता रहे हैं वो कि ये सियासी एक आपने पोस्ट क्रिएट कर दी है, वो किस तरीके से निजाम चलाएगा। एक एडमिनिस्ट्रेटर, अगर कराची का केएमसी का एक एडमिनिस्ट्रेटर सियासी बुनियाद पर लगाया जाएगा तो ये शहर का किस तरीके से भला होगा। इस मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन, उनको एक और कंट्रोल कर रहे हैं, वजीर आला कंट्रोल कर रहे हैं, बल्दियात को वजीर बल्दियात कंट्रोल कर रहे हैं, वो महकमों पे वहां लड़ाई चल रही है। एक अजीब किस्म का माहौल खड़ा हो गया है। जो हमारी अदालतें हैं वो अदालतें किसी किस्म का जो है सिर्फ अदालती रिमार्क्स दे रही हैं, कोई ऑर्डर पास करती नहीं है, कोई हुक्म जारी नहीं करती है कोई भी अदालत। अब जैसे नस्ला टावर की बात कर ले या मक्का टावर की बात कर ले, तो एक चलो अदालत ने एक हुक्म जारी किया कि ये काम करना है, तो जो सिंध गवर्नमेंट के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट और ये जो हाई कोर्ट्स हैं, हमारी हाई कोर्ट है, ये जो रिमार्क्स दे रही हैं, खुद कह रही हैं कि ये चोर हैं, खुद कह रही है कि शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, खुद कह रही है हमारी अदालत है कि ये फला महकमा चोर है, ये फला महकमा चोर है, फला महकमा चोर है। तो भाई आप इस पे हुक्म जारी करें ना, सही बात। आप उन पे हुक्म जारी नहीं कर रहे। अवामी एक इशू जो है, एक रिहायशी लोग जो जहाँ जिन्होंने लिया हुआ, जिनका कोई कसूर नहीं है, आप उन पे हुक्म जारी कर देते, गिरा दो इसको बम से। बिल्कुल, ये कुछ तरीका तो नहीं है ना। तो सर यही तो सवाल है कि ये कब तक होता रहेगा। इस तरह की कितनी इमारतें जो गैर कानूनी करार दे दी गई हैं, और उसके बाद अवाम का क्या कसूर है। अवाम को या फिर कोई आप रिलीफ दें। जो इमरान खान साहब ने कहा था कि इतने घर और इतनी चीजें, तो वो घर एक आध जो उसमें से 10-15 घर ही इन फैमिलीज को प्रोवाइड कर दे, तो हो सकता है इनके जिनके करोड़ों रुपया लगा हुआ है उनको रहने के लिए छत मिल जाएगी, वरना वो बेचारे सारी जिंदगी का सरमाया उनका, वो कहाँ जाएंगे। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है इस मामले में। हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल गैर कानूनी तामीरात खत्म करवाए, हम साथ हैं इसके। हम बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जितने भी ये ट्रांसफर और पोस्टिंग इन्होंने जमीनों की और ये बंदर बांट की हुई है, बिल्कुल खत्म करवाए, हम साथ हैं अदालतों के। लेकिन आवाम के साथ साथ उन लोगों को भी अदालत में खड़ा किया जाए, उनको भी सजा दी जाए जिन्होंने ये जमीनों के हेरफेर की है। बिल्कुल ठीक है, जो रेवेन्यू के लोग हैं उन्होंने हेरफेर की है, जिन्होंने नक्शे पास किए हैं, जो एसबीसी के अंदर जिन्होंने ये तमाम मामला चलाए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रियां की हैं, जो सब रजिस्ट्रार हैं, ये तमाम जो लोग इसमें मुतल्लिका लोग हैं। अवाम, ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट गिरा दें, गैर कानूनी है, बिल्कुल गिरना चाहिए, हम भी चले मान लेते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी एक रातों रात नहीं खड़ा हुआ है, सही बात है, सालों में बनता है एक प्रोजेक्ट। बिल्कुल। तो ये तमाम इदारे कहाँ सोए होते हैं। और सर जब वहाँ पे बुकिंग हो रही थी, लोग आके अपनी सारी जिंदगी जमा पूंजी जो है एक बिल्डर के हाथ में रख रहे हैं, तो तब क्यों नहीं डिपार्टमेंट एक्टिव। बिल्डर भाई वो बात आती है, बिल्डर, चलो एक बात बिल्डर की नहीं है। नहीं सर, बिल्डर की गफलत तो है, माने ये चीज ठीक है। अगर डिपार्टमेंट में रिश्वत दी गई है, डिपार्टमेंट्स को भी इसमें लाया जाए, उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाए, लेकिन सरासर जिसमें सबसे ज्यादा गलती वो तो बिल्डर की है। मैं बताऊं आपको, इसकी एक प्रोसेस है पूरा, इस तरह नहीं होती। मैं आपको एक तरीकेकार बता देता हूँ इसको। एक जमीन खरीदी जाती है, ठीक है, उस जमीन की जो मदर डॉक्यूमेंट्स है वो देखे जाते हैं, क्या आया ये जमीन कहाँ से बिलोंग करती है। कराची एक तो एक दुनिया का एक अजूबा शहर है, इसके अंदर जमीनें भी अलग अलग महकमों की है। अब केएमसी जो है, जो कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके पास सिर्फ 36% जमीन है, सिर्फ 36% जमीन पूरे कराची की। बाकी जो जमीन है 64% वो सिंध गवर्नमेंट के पास है या फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अब वो जो जमीन जो बिल्डर खरीद रहा है, तो उस जमीन की जो मलकियत है, किस महकमे की मलकियत है, उसको देखना पड़ता है। ठीक है जी, बिल्डर ने जमीन खरीद ली है, जमीन खरीदने के बाद लाजमी सी बात है वो तमाम चीजों को वेरीफाई भी करवाएगा। उसने चलो वेरीफाई भी करवा ली, वेरीफाई किससे करवाएगा, मुतालिका महकमों से करवाएगा ना। अगर रेवेन्यू की जमीन तो रेवेन्यू से करवाएगा, केएमसी की है तो केएमसी से करवाएगा, केडीए की तो केडीए से करवाएगा, और सिंध गवर्नमेंट के और मुख्तलिफ इदारे हैं जैसा कैबिनेट वगैरह फेडरल गवर्नमेंट की है, उनसे करवाएगा। नेचर ऑफ लैंड पे फर्क पड़ता है।
उनसे जमीन वेरीफाई करवा ली उसने, उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया कि हाँ ठीक है जी जमीन सही है, ठीक है। वो चला गया जी एसबीसीए में नक्शा पास करने के लिए, मास्टर प्लान में चला गया, मास्टर प्लान ने कर दिया, एसबीसीए ने अप्रूव कर दिया उसका प्रपोजल, और वो बिल्डिंग बनाने खड़ा हो गया, ठीक है। अब आवाम तो सबसे आखिरी सिरा है, अलॉटीज जो होते हैं वो सबसे आखिरी सिरा है। हमारी अदालतें अलॉटीज के ऊपर बम मार रही है, जो कि आखिरी आदमी है। अलॉटीज सबसे आखिरी जो है मामला है, अब अलॉटीज के ऊपर बम मार रही है, जो उसके उस अलॉटीज तक पहुंचने के लिए जो मामला जो महकमे आए हैं उनके बारे में हमारी अदालतें खामोश है। ये तो कोई तरीकेकार नहीं है ना। आपके सामने ये मक्का टावर की मिसाल दे रहे हैं, मक्का टावर को बने हुए आज जो है 12 साल हो गए, ठीक है। यही नसरा टावर को बने हुए एक अर्सा हो गया। ये जो मलिर के एरिया के अंदर जो अभी हालिया जो बातचीत चल रही है कि जी 10-12 प्रोजेक्ट जो है वो इलीगल है, तो भाई वो 10-12 इलीगल प्रोजेक्ट जो है वो एकड़ों के ऊपर बने हुए हैं, तो वो 1-2 दिन में तो नहीं बने हैं, सही बात है, सालों में बने हैं वो सालों में बने हुए हैं। तो उनकी इशारात भी चलते हैं, उनके इशारात भी टीवी पे अखबारात में चलते हैं। तो ये मुतल्लिका महकमे जो मिसाल का एंटी करप्शन हो गया या कोई दूसरे और तहकीकाती इदारे हो गए, वो उस वक्त हम क्यों नहीं खोलते हैं? यही तो मेरा भी सवाल है आपसे, क्योंकि तो हर दूसरे दिन जो एक बिल्डिंग गैर कानूनी निकल आती है, तो इसमें मकीन का क्या कसूर है इसमें? वो कहाँ पर जाएंगे? खास किस्म का एक, मैं अब आपको क्या बताऊं कि खास किस्म की ये एक हवा उड़ाई जा रही है कि तमाम चीजें इलीगल है। ऐसा नहीं है, तमाम चीजें इलीगल नहीं है, लेकिन जो इलीगल है, जो गैर कानूनी है, बिल्कुल उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन उस बिल्डर के साथ साथ उन तमाम मुतल्लिका महकमों के उन जिम्मेदारान के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इंक्वायरी नहीं होती, उन पे अदालत उन पे एक्शन ले, उन पे हुक्म जारी करे, ताकि आइंदा इसका सद्देबाब किया जा सके, रास्ता रोका जा सके। ये खाली अलॉटीज को खाली कर दे आप एक महीने में, या तो बम से उड़ा दो। अरे भाई बम से उड़ा दो, उनका जो करोड़ों रुपया फंसा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? आप बिल्डर को पकड़ेंगे, बिल्डर कहेगा जी ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, फला डिपार्टमेंट से मैंने डॉक्यूमेंट लिए हुए, तो अब बिल्डर भी जान छोड़ा लेगा अपनी, तो आवाम कहाँ जाएगी इस तरीके से? और जो बुनियादी तौर पे जिम्मेदार हैं इन कामों के, उनको अदालत पकड़ती नहीं है, उनको बुलाती नहीं है। इस तरीके से निजाम नहीं चलेगा। इस तरीके से एनआरकी फैलेगी, कफरा तफरी शहर में फैलेगी। या तो ऐसा लग रहा है कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस मुल्क के अंदर खाना जंगी चाहती हैं, या तो खाना जंगी की तरफ मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। महंगाई से अवाम वैसे ही बहुत परेशान है, ठीक है। जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा के कोई मकानात और कोई फ्लैट्स लिए हुए हैं, उनके ऊपर आप बम मार रहे हो, तो ये क्या चाह कह रहे हैं ये लोग सबके सब? यही तो हमारा सवाल है, कराना चाह रहे हैं जी। ये देखें, अवाम को, मुल्क को, अवाम को सिविल नाफरमानी की तरफ लेके जाना है, एनआरकी फैलानी है, अफरा तफरी फैलानी है, अमन अमान का मसला खड़ा करवाना है। आखिर चाहते क्या है ये लोग सबके साथ? ये कौन सी कुव्वतें हैं, ये कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने पूरे शहर का, ये अदालतें क्यों नहीं पूछती हैं सिंध गवर्नमेंट से? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पूछ रही है सिंध गवर्नमेंट से? 18वीं तरमीम के बाद करेंसी और फौज, इसके अलावा तमाम इख्तियार सूबे के पास है, किसी चीज के भी हो। तालीम का नहीं पूछती है कि तालीम का क्या हाल किया हुआ है, सेहत के शोबों का क्या हाल किया हुआ है, वो नहीं पूछती है अदालत, रिमार्क्स दे देती है एनआईसीवीडी खराब है, एनआईसीवीडी में करप्शन हो गई, करप्शन। भैया एनआईसीवीडी को फाइनल करें आप, क्यों? उनका नेप के अंदर रेफरेंस है, क्यों नहीं फाइनल करते हैं? वो लोग जमानतें करा के फिर नौकरियां कर रहे हैं सबके सब। इसी तरीके से किसी भी महकमे को उठा के देख ले, किसी डिपार्टमेंट को उठा के देख ले, वो सारा का सारा करप्ट हो चुका है, करप्शन ज्यादा है पूरे का पूरा। लेकिन हमारी अदालतें सिर्फ रिमार्क्स पास कर रही है। इस तरह नहीं चलेगा। ये अदालतों को इस पर हुक्म जारी करना चाहिए, अदालतों को इन लोगों को बुलाना चाहिए, और जो महकमों के बारे में वो अदालती रिमार्क्स दिए जा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जो मुतल्लिका लोग इस करप्शन में मुलविस हैं उनके खिलाफ अदालतें जो है एक्शन लें। जाली डोमिसाइल की बात करते हैं, एमक्यूएम का जाली डोमिसाइल के ऊपर जो है वो हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन है, आज 1.5 साल हो गया है, आज 1.5 साल से उसका फैसला नहीं हो सक रहा है। जाली डोमिसाइल क्या आवाम लेके आती है, उनको कोई बना के देता है ना। तो सर इसी तरह से जो है अगर बात करते हैं चाइना कटिंग की भी, वो भी आपके सामने चाइना कटिंग कर करके कितने लोगों के जज्बात, उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी के साथ खेला गया। चाइना कटिंग का भी आपके सामने ये मामला, कुछ सियासी जमातें जो है एमक्यूएम के ऊपर इल्जाम लगाती हैं कि पार्क्स और जो है खेलों के मैदान के ऊपर कब्जा करके इमारतें बना दी गई, तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए बात सुनिए, अभी मैंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आपको दिया। हम ये चाहते हैं जो गैर कानूनी तामीरात है वो सब खत्म होनी चाहिए। ठीक है। जब हम ये बात खुद कह रहे हैं,
अगर हमने ही बनाई होगी तो हम क्यों तोड़वाएंगे? अगर हमने ये सारे काम किए होते तो हमारा मौकिफ कभी भी ये नहीं होता। हम कहते हैं कि जहां पे गैर कानूनी तामीरात है अब सब खत्म करवा दें। अगर आप सपोज समझते हैं कि अगर एक पार्क के ऊपर या किसी और एमिनिटी प्लाट के ऊपर कोई तामीरात हुई है तो वो आखिर सब रजिस्ट्रियां भी तो हुई है, ठीक है। उनके जो सब रजिस्ट्रार है, मुतल्लिका इलाकों के जो सब रजिस्ट्रार है, उन्होंने किस बेस के ऊपर की हुई है? उन्होंने किस बेस के ऊपर उनको रजिस्ट्रियां की हुई है? किस बेस पे सब रजिस्टर की हुई है? एक ये आप समझिए एक वेब है, इट्स अ वेब ऑफ द क्राइम। ठीक है, ये करप्शन का एक वेब है। आप सिर्फ एक मकान वाले को उठाने की जी ये पार्क पे आपने मकान क्यों खरीदा? अरे भाई मकान उसको किसी ने जमीन अलॉट भी करके दी होगी, फाइल भी बना के दी होगी, उसकी रजिस्ट्रियां भी करवाई होंगी, सब रजिस्ट्रार मुतल्लिका उसमें इन्वॉल्व होगा, वो नक्शा भी उसका पास हुआ होगा। ये क्या चल रहा है पूरे शहर के अंदर? ठीक है सर, तो अब इसका हल क्या निकल सकता है? क्या सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलके ये जो वहाँ की रिहायशी थे उनको कुछ ऑल्टरनेट तबादल दिया जाएगा? इनको इसके हवाले से कुछ आप लोगों ने गुफ्तगू की है फेडरल से और सिंध गवर्नमेंट से इस हवाले से? देखिए जी, फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, मतलब नहीं, मतलब फेवर तो कर सकते हैं ना। हम जो है फेडरल गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, और ये जितना हाउसिंग का ये जो चल रहा है इस वक्त माहौल पूरा कराची के अंदर, और ये जब से फिर बदकिस्मती ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट कराची बेंच में समाज चलती है ना, जब तक ये हवा चलती है, जब तक ये गर्मा गर्मी चलती है, जिस दिन बेंच की समाज खत्म हो जाती है, उस केस की समाज खत्म हो जाती है, वो बेंच उठ के चला जाता है इस्लामाबाद, तमाम मामला फिर उसी तरह चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है। सब पहली बात तो ये है, ये मसला है प्योरली जो है वो सिंध गवर्नमेंट का। सिंध हुकूमत को अपने अब बताए ना, अभी आपने खुद ही एक जिक्र किया है कि एसी और डीसी जो है वो गैर कानूनी तामीरात के वो तोड़फोड़ करते फिर रहे। अब बताएं आप, डीसी और एसी का ये काम है? कहीं जॉब डिस्क्रिप्शन है इनकी? जिले इंतजामिया का काम है ये? तो फिर आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को बंद कर दें, खत्म कर दें उसे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है, उसके अलावा एसी और डीसी जो है वो सुबह निकलते हैं और वो अपना काम तो छोड़ चुके हैं। उनको ये नहीं पता कि आटा क्या दाम बिक रहा है, अंडा क्या हिसाब है, मुर्गी क्या हिसाब है, दूध क्या हिसाब है। उनको इससे मतलब नहीं है। जिले इंतजामिया को जिले से कोई मतलब नहीं है, आवाम से मतलब नहीं है। वो सुबह निकलते हैं घर से तो वो बिल्डिंग देखते फिर रहे हैं। वो कौन सा तरीका है भैया? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो जिम्मेदारी है उनको जिम्मेदारी पूरी करने देना आप। अब इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ती चली जाएगी। सही बात है। इलीगल कंस्ट्रक्शन हर सूरत में बढ़ती, जिसने एसी को राजी कर लिया वो बना लेगा, जिसने डीसी को राजी कर लिया वो बना लेगा। उसको बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं करा सकती क्योंकि वो एसी के पास है। एसी और डीसी जो है वो ये हमें जो नजर आ रहा है, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, हमें ये नजर आ रहा है कि जो जिले इंतजामिया है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बॉस बन गई है। सही, वो बॉस बन गई है उनकी, और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो एक तरफ उनको बाईपास करके उनको एक तरफ बिठा दिया गया है। अब बताएं ये निजाम कैसे चलेगा? ये किस तरीके से कराची का ये जानबूझ के बुरहाल, ये वजीर आला साहब या वो ये जो वजीर बल्दियात साहब हैं या जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको खुद सोचना चाहिए ये बात को। कैसे देखिए, किसी एक महकमे की जिम्मेदारी नहीं है आपको, आप दूसरे महकमे के अंदर उसको सुपरवाइज करने के लिए भेज दें, तो ये तो ओवरलैपिंग है ना। ये किस तरीके से निजाम चलाएंगे ये लोग? तो इसलिए जो है ये मामला नहीं इस तरह बैठेगा। फेडरल गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो देखे कि उसके यूनिट के अंदर कौन सा निजाम चल रहा है। बिल्कुल। फेडरल गवर्नमेंट खुद एक खामोश तमाशाई बनी एक तरफ बैठी हुई है, उसे सारा पूरा सिंध उठा के एक ऐसी करप्ट लोगों के हाथों में दे दिया है, लेकिन उसके बाद में पूछते तक नहीं है कि पीछे से हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यही तो मैं भी आपसे बोल रही थी कि ये जो भी मामला चल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई एक्शन लेती है? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आइन उनको इस चीज का राइट भी देता है, हक है फेडरल गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है कि आइन में इसका वो नहीं है। आइन फेडरल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि वो इंटरवीन कर सकता है जब देखता है कुछ मामला इससे, और जो जिन मामला को बेस बना के इंटरवीन करेगा वो सारे मामला यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, वो सारी वजूहात मौजूद हैं। सही बात है। अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो इंटरवीन कर सकती है, पूछ सकती है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने इस सूबे सिंध को जो है ना पाकिस्तान की फेडरेशन का यूनिट नहीं समझा हुआ है। ये एक अलग से फेडरेशन बना दी गई है कि इसमें इंटरवीन नहीं किया जा सकता, इंटरफेयर नहीं किया जा सकता कि भाई ये बुरा मान जाएंगे, बिल्कुल सारी बुरा मान जाएंगी। देखे, सियासी मुफादात अपनी जगह पे,
लेकिन सियासी जहाँ पे मुफादात आवाम अपनी की जगह पे, और सूबे की फेडरल बात गवर्नमेंट आती के है अगर तो सियासी को मुफादात इनसे वाबस्ता है वो एक लेकिन ये जरूर देखें कि आवाम पिस रही है इसमें, सही बात है। आवाम पिस रही है। खास तौर पर शहरी सिंध के लोग जो है वो बिल्कुल परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। अब आपने अब कम से कम फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करे, देखे, ध्यान दे इस सूबे सिंध के ऊपर कि सूबे सिंध के अंदर मायूसी किस तरीके से फैल चुकी है। इसी तरह बेरोजगारी का मसला है। जो लोकल नौजवान है, कराची की मैं मिसाल दे दूं या हैदराबाद की दे दूं, जो लोकल नौजवान है वो डिग्री हाथ में लेके फिर रहे हैं और एक इंटीरियर से आगे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। तो ये इस तरह नहीं चलेगा निजाम। ये इस तरीके से निजाम में ये मायूसी जो है वो कल कला को एक लावे की तरह पक रही है। ये जो फटेगा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को, हमारी इस्टेब्लिशमेशमेंट को, जो हमारे मुकद्दर इदारे हैं हल्के, उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए उनको कि हो क्या रहा है इस मुल्क के शहर के अंदर। ठीक कहना चाहिए। यहाँ पे जो है एक बड़ी अजीब सी बात है, जैसे अभी हम महंगाई की बात करें, इसमें चीनी जो है सिर्फ 15 से 20 दिन का हमारे पास जखीरा रह गया और उसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे। और उसमें कीमतों पे भी इजाफा कर देंगे, 160, 100, कहीं 170, 150 रुपए किलो मिल रही है। तो ये मतलब जो जखीरा जो अगर इतनी इसकी था हमारे पास, अभी इतना कम रह गया, 15 से 20 दिन का रह गया, इससे पहले क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट को जो है वो उन्होंने अपनी आंखें खोली। देखिए मैं निज़ा आपको बताऊं, चीनी का जो चीनी तकरीबन पाकिस्तान में छोटी बड़ी मिला के 150 से ऊपर शुगर मिलते हैं तकरीबन। ये सारी चंद लोगों की है। ये एक माफिया है, ये एक सिंडिकेट बना हुआ पूरे का पूरा। सही, ठीक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हो, पीटीआई के लोग शामिल हो, नून लीग के शामिल हो, तीन ही बड़ी जमातें, इन तीनों के लोग इस सिंडिकेट के मेंबर हैं। ये तीनों जमातों के जो सरकर्दा लोग हैं वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है। जब शुगर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी कि उस कमीशन की सिफारिशात पे अमल करती, लेकिन नहीं हुआ। अगर उन पे अमल किया जाता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते हमें। सही बात। ये असल में जब आप चीनी की बात करेंगे तो चीनी एक जो जिस माफियाज के हाथ में है, वो तीनों के तीनों एक ही ड्राइंग रूम में बैठते हैं। उसमें पीटीआई वाले भी बैठे होते हैं, उसमें नून लीग भी बैठी होती है, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे होते हैं। ये जो 100, 125, 150 शुगर मिल्स है, ये चंद लोगों की हैं। वो चंद लोग जो है वो तीनों पार्टियों के अंदर है। ठीक है। तो किस तरह कंट्रोल होगा। जब कमीशन बना दिया, कमीशन की जो है वो सजेशंस आ गई हैं, कमीशन ने कुछ सिफारिशें दे दी है, तो उस पर अमल किया जाता ना, क्यों नहीं अमल किया गया। बिल्कुल। इसी तरह आटे का मामला हुआ, गंदम का मामला होगा। सिंध के अंदर जो है सिंध गवर्नमेंट ने गंदम को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया, फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। आज कम से कम फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट से ये तो पूछ सकती है कि भाई आपकी जो जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है प्राइस कंट्रोल की, वो क्यों नहीं पूरी कर रही है, लेकिन नहीं पूछते। तो सर हमारे पास पीटीआई के एमपी आए थे, तो उन्होंने खुद इस चीज़ का इंकशाफ किया कि इतना हमारे पास गंदम था कि चूहों ने खा लिया, वो सड़ के वो फेंक गया, लेकिन आवाम को आपने देखा किस तरह से परेशान किया उस स्कैंडल को भी लेके। देखिए बात यह है कि एक दूसरे पे इल्जामात लगाना एक अलग बात है। हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत, सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी बनती है। दोनों जो है अपने अपने जुरिडिक्शन, अपनी अपनी हदूद के अंदर जिम्मेदार है इस चीज की। इनको चाहिए कि इस मामला को देखें, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती है। फेडरल गवर्नमेंट जब तक सूबाई हुकूमत से पूछ नहीं करेगी। अब मैं एक मिसाल दे दूं छोटी से, 9,000 अरब रुपए से ऊपर एनएफसी में पैसा मिला हुआ है। एनएफसी कमीशन 9,000 अरब से ऊपर सिंध गवर्नमेंट को मिला हुआ है, लेकिन वो तो कहते हैं मैं एनएफसी दिया ही नहीं चाह रहा। अब जब फेडरल गवर्नमेंट पूछती है तो ये कहते हैं कि हम जवाब दे नहीं है इस बात के। हमने कहाँ खर्च किया। देखिए एनएफसी का एक फार्मूला है, उसके मुताबिक एनएफसी मिलता है, उसके मुताबिक एनएफसी इस्तेमाल होता है। एनएफसी यहाँ पे पीएससी बनता है, ठीक है, प्रोविंशियल ये जो है कमीशन बनता है, लेकिन आज तक वो बना नहीं, उसका इजलास नहीं हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट को देता है। देखिए कोई पूछ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट पैसा दे देती है, फेडरल गवर्नमेंट पूछती नहीं है इनसे कि भाई एनएफसी का पैसा कहाँ गया हुआ है, लेकिन नहीं करेंगे, वो पूछते ही नहीं है इनसे। ये अपने आजाद है, ये मादर पिदर आजाद हुए में, इनको फिक्र ही नहीं है किसी चीज की, इनको किसी चीज का डर खौफ ही नहीं है। किसी चीज का सिंध गवर्नमेंट को ये डर खौफ नहीं है कि कोई फेडरल गवर्नमेंट, कोई इदारा, कोई फेडरल इदारा, कोई तहकीकाती इदारा हमसे पूछ लेगा। सही। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि एमक्यूएम ने जो है फेडरल गवर्नमेंट, हम इत्तेहादी हैं, तो हमने क्या जाली डोमिसाइल के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म साहब को बताया। वज़ीर आज़म साहब ने अपने मुशीर दाखिला जो है, वो मुशीर एहतसाब जो है शहजाद अकबर साहब को कहा
कि जी कि इस मामले को देखें। ठीक है। शहजाद अकबर ने जो है एक लेटर लिखा नेब को कि जी जाली डोमिसाइल के ऊपर इंक्वायरी करें। 1 साल बाद उस पर अमल हुआ। सिंध के अंदर जो है वो सेक्रेटरी सर्विसेज को नेब ने लेटर भेजा अच्छा। कि जी आपके जो सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो जितनी भी डिटेल्स हैं एम्प्लॉयज की वो हमें दे। ठीक है, 2 दिन बाद वो लेटर वापस हो गया। अच्छा। 2 दिन बाद वो नेब ने खुद विड्रॉ कर लिया। ओ, ये निजाम चल रहा है। वो जाली डोमिसाइल के ऊपर जो है लोगों की भर्तियां हो रही हैं, मुलाजमतें हो रही हैं। 40-60 का एक हमारा रेशो है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का और ये सॉरी शहरी सिंध का और दही सिंध का, उस पर अमल नहीं हो रहा है। कराची के अंदर नौकरियां जो है वो नौजवानों को मिलना तो अब दरकिनार है, उनको तो फिर प्राइवेट में नौकरियां नहीं मिलेंगी। बात ये है कोई निजाम नहीं चल रहा है किसी किस्म का सिंध के अंदर, शहरी सिंध के अंदर। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट हमारी पूछने को तैयार नहीं हो रही है कि भाई आखिर किस तरीके से मामला चल रहा है। तो सर ये फेडरल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ना, जब कराची के आवाम के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, ऊपर से वो महंगाई कर रहे हैं, तो इसमें दोनों बराबर के जो है कसूरवार हैं। आपको भी देखे ना, आवाम पिस रही है महंगाई के अंदर और बेरोजगारी की शराब के सामने में पिस रहे हैं। ठीक है, नौजवान बेरोजगारी में पिस रहे हैं। यहाँ रईस एक असर हमारी अदालतें पूरी कर रही हैं। तो इस तरह का हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे एक खास किस्म का जो है माहौल बनाया जा रहा है। कोई खाना जंगी चाहते हैं या कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक चाहते हैं, ये चाहते क्या है। ठीक है जी, हम इस पे गुफ्तगू करेंगे फयाज साहब, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। फयाज साहब रेस वाले हम गुफ्तगू कर रहे थे महंगाई और बाकी गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। इसी बात अगर हम करें ताजर बरादरी की, तो ताजर बरादरी का भी दिवाला निकल चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस तरह से आपके सामने टैक्सेस और बाकी दीगर चीज़ें, तो ताजर बरादरी भी काफ़ी मायूस नज़र आ रही है। लेकिन फिर मैं वो बात करूँगा कि असल में ये पिछले 1-1.5 साल से कोरोना का जो कोविड का जो चक्कर चला, इसके अंदर भी दोनों फेडरल वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पे नहीं रही। दोनों की पॉलिसी अलग अलग थी। सिंध गवर्नमेंट जो है वो वफाकी हुकूमत की किसी हिदायत पे अमल करने को तैयार नहीं थी। वो पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है, सिंध कराची बंद है। ठीक है, पूरा पाकिस्तान खोल दिया गया, कराची बंद है। कराची के तालीमी इदारे बंद, कराची के कारोबारी इदारे बंद, कराची की तमाम सरगर्मियाँ ख़त्म। ये सिंध गवर्नमेंट ने जानबूझ के किया था। सिंध गवर्नमेंट ने किस माशी तौर पे, सियासी तौर पे जिस तरह यहाँ के कारोबारी तबके को नुकसान दिया है, तो ये जानबूझ के दिया गया है। कोई सिंध गवर्नमेंट ने आज तक कोई अपनी पॉलिसी नहीं रखी किसी भी हवाले से। तो असल मसला ये है सबसे बड़ा कि ये तमाम चीज़ें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देखनी चाहिए थी कि जो उनकी कोविड के ऊपर पॉलिसी है वो आया इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। वो सिर्फ आके असद उमर साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे, उसका पलट के नहीं देखते थे कि आया कि इम्प्लीमेंट भी हुई है नहीं हुई है, या इम्प्लीमेंट सही हो भी रही है नहीं हो रही है। तो ये सारे जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ जाता है मामला, और इन चीज़ों को चाहिए था कि इनको इन पर ध्यान देते। ताजिर बिरादरी जो है परेशानी में मुब्तला होगी जब आपको 1.5 साल से कारोबार नहीं होगा, और फिर उसके बाद जितने भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस हैं वो सब तमाम अपनी जगह पे कायम है जी। कारोबारी सरगर्मियाँ है नहीं है, और दूसरे जो मसाइल हैं, जो लोकल मार्केटों के मसाइल हैं, वो सारे अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने कहा कोई भी तबका है ज़िंदगी, कोई भी तबका जो है कराची के अंदर, वो किसी सूरत के अंदर भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। तो इसलिए तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि दोनों हुकूमतें मिलकर इस आवाम को रिलीफ देने की बात करें, जो इस वक्त महंगाई की वजह से और जो कारोबारी सरगर्मियां मान पड़ी हुई हैं, उनको कम से कम थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन सप्लाई करें। बिल्कुल, ये असल मसला ये है। अच्छा सर, आप गुफ्तगू कर रहे थे और सूबों की कि मतलब सिंध में ज़्यादा मतलब दीगर सूबों की निस्बत सिंध में ज़्यादा महंगाई है, तो उसके हवाले से हमारे थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ करेंगे। ऐसी कौन सी जो है गफलत सिंध गवर्नमेंट करी है जिसकी वजह से जो आवाम, सिंध के आवाम स्पेशली ज़्यादा परेशान है? देखें, मैंने एक मिसाल दी आपको, चीनी 90 रुपये पंजाब में मिल रही है, हमारे 120 रुपये मिल रही थी। ठीक है, आप सबसे बड़ा देखिए महंगाई, मैंने पहले भी बात की, महंगाई से इनकार नहीं है, महंगाई पे दो राय नहीं, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बदकिस्मती हमारे सूबे सिंध की ये है
कि इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमतों का काम है, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो भी पूरा नहीं कर रही। बिल्कुल। ठीक है, प्राइस कंट्रोल करना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। प्राइस कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की और जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। ठीक है, जिले इंतजामिया वो अपने फराइज पूरे नहीं कर रही है। आप किसी भी पूरे कराची में उठा के देख लें, कहीं आपको जो है वो प्राइस लिस्ट नजर नहीं आएगी, किसी दुकान पे ठेले में भी नजर नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं है। आपको कहीं कमिश्नर हाउस का कोई स्टाफ, कोई डीसी, कोई एसी आपको कहीं मार्केटों में नजर नहीं बल्कि आएगा। आप अगर ऑनलाइन जो है अपने मोबाइल से देखते हैं प्राइस लिस्ट जो है, मतलब कमिश्नर कराची की जो वेबसाइट है उस पर, तो वो भी अपग्रेड नहीं है। आज तक कमिश्नर कराची जो है वो एक दूध का दाम जो है ना, दूध के भाव नहीं कंट्रोल कर सका है। वो नहीं कंट्रोल हो सके, चिकन के मुर्गी के गोश्त के कंट्रोल नहीं हो सके, इवन ये कि अंडे के कीमत भी का तयन नहीं हो सकता है। किस तरीके से निजाम चलेगा? ये कमिश्नर कराची जो है वो अगर एक दूध के दाम नहीं मुतय्यन कर सक रहे हैं, उन पर कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, तो अपना कराची चलेगा कैसे? ठीक है, सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि जिनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो अपनी जॉब नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी नौकरियां कर रहे हैं। ठीक है जी, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। हमारा एक प्रोग्राम है गुलशन इकबाल में कराची की पॉलिटिक्स के ऊपर, वो एक इंटरैक्टिव सेशन है मुस्तफा कमाल भाई का, ठीक है, अवाम के साथ। फिर 7 तारीख को स्कीम 33 में। जी परसों ठीक है, किमाड़ी में एक हमारा जलसा है बड़ा। तो ये हर 2-3 दिन के बाद हमारा कोई नहीं, कल ये भी 2 दिन पहले 2 तारीख को हमने एहतजाज किया यहाँ पे सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, गोलीमार चौरंगी से लेके दुर्गा चौरंगी तक। ठीक है, पीएसपी की एक्टिविटी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। फयाज साहब, आप क्या समझते हैं पीएसपी की कारकर्दगी किस तरह से देख रहे हैं? आपको आपका जो सवाल है ना कि आपको कि पीएसपी की एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही, असल में आप लोगों को पीएसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी है। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल कम हो रही है, तो इसलिए आपको एक्टिविटीज भी नजर नहीं आ रही है। और जो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ तो खैर खिलजी भाई खुद ही देंगे, लेकिन जो इनका काम के तरीक़ेकार हैं, जो एजेंडा है, नहीं जिस तरह से पहले नई जब पीएसपी आई थी, पाक से ज़मीन पार्टी, पीएसपी बुनियादी तौर पे पार्टी नहीं है हमारे हिसाब से। अच्छा, नहीं, बुनियादी तौर हमारे हिसाब से पार्टी नहीं है कोई भी। सही, चंद लोग हैं बेचारे वो जमा हुए हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं। अगर आप देखें तो पीएसपी जो है पिछले 5 साल में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जिंदा है। ये आपके मीडिया के कुछ दोस्त हैं जो इनके साथ हैं, जो इनको प्रोजेक्ट करते हैं। बाकी अमली तौर पे पीएसपी कोई पार्टी थोड़ी है, पीएसपी है ही नहीं कुछ भी। इनका जैसा खलजी भाई ने कहा कि जी हमारा सेंट्रल में एहतजाज हुआ है, पुराना गोलीमार चुरंगी से लेकर और सुरजानी तक, तो वो एहतजाज देखा जा सकता है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि हम पीएसपी को पार्टी ही नहीं समझते हैं। ओके, ठीक है, सही है। मैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। जी। असल में ये देखें, ये टीवी का प्रोग्राम है, इसमें कुछ कह देना बड़ा आसान है कि मैं कह दूं जी पीएसपी जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी है। फयाज भाई की मैं इज्जत और एहतराम से बात करूंगा, लेकिन अगर आप देखें पाक सरजमीन पार्टी की कंपोजिशन को देखें, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखें, उसकी लीडरशिप को देखें, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरीन पार्टियों में इसका शुमार होता है। किस तरीके से मुस्तफा कमाल दुनिया का दूसरा बेहतरीन मेयर का खिताब ले चुका है, वर्ल्ड नंबर 2। आप मुझे बताएं कोई दूसरा पाकिस्तान का लीडर जिसको वर्ल्ड नंबर 2 का खिताब मिला हो एज अ मेयर? पीएसपी के चेयरमैन थे वो। उस पीएसपी के चेयरमैन में मुस्तफा कमाल की बात की है। बस अगर आप मेयर कराची की बात करते हैं तो वो एमकेएम के और साथ है। दूसरी बात ये कि मैंने इनकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, मैं गुजारिश करूंगा कि ये भी थोड़ा सा तामुल से काम लें। नहीं, एमक्यूएम इस पे भी मैं आ जाऊंगा, ये कोई इशू नहीं है। मुस्तफा, देखिए मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मुस्तफा कमाल वर्ल्ड नंबर 2 मेयर रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 2। आप मुझे बता दें कौन सा पाकिस्तान का मेयर वर्ल्ड नंबर 2 रहा हो। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके, जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहां जाके लेक्चर दे चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे चुके हैं। IBA जो पाकिस्तान का बेहतरीन तालीमी इदारा है, पूरा एक सेमेस्टर अर्बन डेवलपमेंट पे पढ़ाया इन्होंने, पूरा एक सेमेस्टर। आप मुझे बताएं क्या वसीम अख्तर जाके हार्वर्ड में लेक्चर दे सकते हैं?
क्या ऑक्सफोर्ड में जाके लेक्चर दे सकते हैं? क्या आईबीएम में जाके अर्बन डेवलपमेंट पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। आपके सामने ये सब चीजें हैं। कंवर नवीद हैदराबाद के मेयर रहे हैं, क्या कारकर्दगी है आपके सामने? अगर ये इस तरह कंपैरिजन करना चाहते हैं कारकर्दगी की तो कर ले, तो बड़ा आसान है मेरे लिए इस पे बात करना, क्योंकि हमारे लीडर का कारकर्दगी के बेस पे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है मैं समझता हूँ इसे। इधर क्यों उन्होंने अपने दौर में 300 अरब रुपया खर्च किया। अब ये कहेंगे वो एमक्यूएम के मेयर थे। भाई एमक्यूएम के मेयर वसीम अख्तर भी तो थे, एमक्यूएम के मेयर कंवर जमील भी तो थे। उनका नाम क्यों नहीं आता? उनको क्यों नहीं लोग दुनिया बुलाती? उनको क्यों नहीं बिल क्लिंटन ने बुला लिया? उनको क्यों नहीं ब्रेकफास्ट मीटिंग्स पे बुलाया गया अमेरिका के अंदर? कोई इंसान की अपनी कोई कारकर्दगी है, अपनी कोई काबिलियत है, वो काबिलियत के बेस पे दुनिया चलती है। ये पाकिस्तान की तरह दुनिया नहीं चलती है कि यहाँ पे बहुत से तरीके हैं इलेक्शन जीतने के, बहुत से तरीके हैं पॉलिटिक्स में आगे आने के। दुनिया में मेरिट चलता है, इसीलिए दुनिया में वो मुल्क जो है ना दुनिया पे रूल कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, मुस्तफा कमाल ने अपने जमाने में 300 अरब रुपया खर्च किया। आज अगर हम कंपेयर करें पीपल्स पार्टी से फॉर एग्जांपल, अभी उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद नहीं है तो ज्यादा कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कंपैरिजन बता रहा हूँ। इन्होंने पिछले 13 साल में 10,300 अरब रुपया खर्च किया। ठीक है, किसको हम कंपेयर कर रहे हैं? 300 को 10,300 से, 1,300 2,300 से नहीं, 10,300 से। वो 300 अरब रुपए जो खर्च हुए, उसके काम आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में, अस्पताल की सूरत में, किसी अंडरपास की सूरत में, किसी फ्लाईओवर की सूरत में, किसी रोड की सूरत में आपको नजर आते हैं। लेकिन क्या आपको उनके 10,300 के नजर आते हैं? कोई प्रोजेक्ट्स नहीं नजर आते। अच्छा, अब आप आ जाए इनके फयाज भाई की पार्टी के ऊपर। फयाज भाई की पार्टी ने भी तो पिछले 4.5 साल मेयर के तौर पे काम किया है ना। ये तो कहते हैं हमारे पास एक ढक्कन बदलने के भी इख्तियारात नहीं थे। इनके मेयर के अपने अल्फाज है ना, मेरे अल्फाज तो नहीं है कि एक ढक्कन बदलने के इख्तियारात नहीं है। तो भाई आप कराची जैसे शहर के, जो दुनिया के 150 मुल्कों से बड़ा शहर है, आप उसके मेयर बन के क्या कर रहे हैं? आप उसका इस्तीफा दें और घर चले जाएं, अगर आपको ढक्कन बदलने की भी इख्तियारात नहीं है तो। ठीक है जी। खिलजी साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फयाज साहब मैं आपसे भी चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी खिलजी साहब ने जो है सवाल किया कि हमारे खिलजी भाई बेचारे अच्छे आदमी हैं। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने भी आपको कहा था एक टीचर, इन्होंने जो मुस्तफा कमाल की एक काबिलियत बताई कि वो अच्छे लेक्चर देते हैं। एक टीचर का होना और एक एडमिनिस्ट्रेटर का होना दो मुख्तलिफ बात है। कंवर नवीद की इन्होंने मिसाल दे दी। कंवर नवीद जो है वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। हैदराबाद में वो काम जो 60 साल में नहीं हुए थे, वो कंवर नवीद ने अपने 4 साल दौर में करवाए। पीएमटीयां बढ़ रही हैं वहाँ पे। पीएमटीयां पढ़ना तो वापडा का काम है, वापडा का काम है, बल्दियात का काम नहीं है। 12 बंदे मर रहे हैं भाई। अब देखिए आप बोल रही हैं, फिर मैं भी नहीं, वो मुझसे तेज आवाज थोड़ी आपकी। अच्छा नहीं, मुझसे तेज आवाज नहीं है। नहीं, मैं पीएमटीआं पढ़ना वापडा का काम है, बल्दियात का काम नहीं। अरे आपके शहर में। अच्छा, दूसरी बात ये है, लोग जल रहे हैं। और दूसरी बात ये है, 300 अरब रुपए की जो बात की है, तो 300 अरब रुपया जो है वो मुस्तफा कमाल लेके नहीं आए थे, वो एमक्यूएम लेके आई थी। परवेज मुशर्रफ से एमक्यूएम लेके आई थी। लेकिन एमक्यूएम का काम का तरीक़ेकार रहा हमेशा। मुस्तफा कमाल ने काम नहीं किया हुआ है। ये बार बार जो है गलतफहमी, ये शायद इनको है, ये भी दूर कर दें सबके सब। एक टीम है पूरी एमक्यूएम के पास। एमक्यूएम में एक मेयर या एक एमएनए या एमपी, किसी भी अवामी नुमाइंदे की जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उसका तयन पार्टी करती है। वो एक पूरी टीम देती है उसको, जो काम करती है उसको। वो जो 300 अरब रुपए मुस्तफा कमाल ने काम किया, मुस्तफा कमाल ने काम नहीं किया, वो एमक्यूएम ने काम किया। लेकिन मैंने तो कितनी दफा मुस्तफा कमाल साहब के मुंह से सुना है कि ये एमक्यूएम का कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। मुस्तफा कमाल साहब तो ये कल ये भी बोल सकते पाकिस्तान मैंने बनाया तो हम क्या कर लेंगे उनका। हम कुछ नहीं कर सकते। बात यह है कि ये किसी इंडिविजुअल आदमी के ऊपर की परफॉर्मेंस नहीं होती है, ये पूरी टीम वर्क है। मुस्तफा कमाल एमक्यूएम का जो तरीक़ेकार है काम का, मुस्तफा कमाल एक सिंबल है, उस वक्त एक सिंबल था, काम किया है। एमक्यूएम के नुमाइंदे थे, काम करना था। एमक्यूएम की जो काम करने की जो पॉलिसी है, जो तरीक़ेकार, उसके मुताबिक काम करना था। और जहाँ तक है कि फलां जगह लेक्चर दिया, तो भाईजान बात यह है कि वो तो किसी लेक्चरार से लेक्चर दिलवा दो, किसी भी टीचर से लेक्चर दिलवा दो। एडमिनिस्ट्रेटर का होना और लेक्चरार का होने में तो फ़र्क है। और बाकी जहाँ तक
क्योंकि हमारा मौके बिल्कुल वाज़ा है इसमें, बिल्कुल वाज़ा है। जो इनके पास एक पीएसपी का खास एजेंडा है, एक खास एजेंडे से आई हुई है, जो पिछले 5 साल से उसी एजेंडे पे कार फरमाया है। ठीक है जी। और वो एजेंडा पीएसपी को भी मालूम है, वो पीएसपी को भी मालूम है, जो उसमें कामयाब भी हैं ये लोग, उसमें कामयाब भी है। नहीं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, उस एजेंडे में आप लोग कामयाब भी हो। आपने जो ग्रुप तफरका डालना था वो उसमें आप कामयाब हो। आपने जो एक महाजिरों की सिंगल कमांड को दागदार करना था उसमें आप लोग कामयाब हो, उसमें कोई शक नहीं। आप अपने एजेंडे में कामयाब हो। एजेंडे से ही आए थे जी, अपने एजेंडा उनको उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और इन्होंने आवाम से कुछ नहीं मतलब इनको। इनका लीडर कौन है? इनसे ये सवाल कर ले, इनका लीडर अल्ताफ हुसैन है, तो ये कह दें जी अल्ताफ हुसैन आपके प्रोग्राम में अभी मुस्तफा कमाल ने क्या दागदार किया है? मुस्तफा कमाल ने अगर कहा है तो ये कह दें, अभी आपके प्रोग्राम में कह दें। देखिए, बातें करना बड़ा आसान होता है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मुस्तफा कमाल ने जो काम किए हैं उसकी दुनिया उसको मानती है और दुनिया उसकी तारीफ करती है। आप अभी किसी भी फुटपाथ, कराची की आवाम नहीं मानती, कराची की आवाम भी मानती है। मैं कराची की आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं भी कराची का रहने वाला हूँ। मैं अस्करी में रहता हूँ, अस्करी के सामने जो फ्लाईओवर बने, आप उसके सामने किसी भी अपार्टमेंट में, किसी में, मेरी गारंटी है आपको, इनके साथ चलता हूं और किसी से भी पूछ लें राह चलते हुए आदमी से, वो बताएगा रात को 2-2 बजे तक मुस्तफा कमाल यहाँ खड़ा होता था और ये प्रोजेक्ट जिस वक्त बन रहे थे। और ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, कराची शहर में जितनी जगह भी प्रोजेक्ट बने, मुस्तफा कमाल ने इसी तरह अपने कामों की निगरानी की है। अगर आपको याद हो, उस जमाने में तख्ती लगती थी जिसपे लिखा होता था कि प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कब इसने फिनिश होना है, कितनी इसकी कॉस्ट है, कौन इसका कॉन्ट्रैक्टर है। क्यों यार, साफ आदमी है ना मुस्तफा कमाल, साफ आदमी है, उसको किसी चीज का डर नहीं है, उसने कुछ छुपाना नहीं है। आज 300 अरब रुपया खर्च करने वाला आदमी, उसकी आपको कहीं पे कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आती, कोई शादी हॉल नजर नहीं आता, कोई चीजें नजर नहीं आती। इन्होंने तो बड़े आराम से कह दिया कि एजेंडा है। एजेंडा उन लोगों का नहीं है जिन्होंने 2013 में पूरा साइन करके तो पीपल्स पार्टी के हैंडओवर कर दी हर चीज, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस। क्या उन लोगों का कोई एजेंडा नहीं है? उनका एजेंडा नहीं है जिनके सामने मुस्तफा कमाल 5-5 मंजिला बिल्डिंग है। ये फेडरल भी एरिया है, कार्डियक हॉस्पिटल में 5 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई पड़ी हुई है पिछले 13 साल से। आप वहां चले जाएं बल्दिया टाउन में 100 बिस्तरों का अस्पताल बना हुआ पड़ा हुआ है। यार उसको चलाओ ना, किसका एजेंडा ये? ना चलाना। ये एजेंडे तो हमें ये ना बताएं कौन सा एजेंडा किसका है। सब कुछ टीवी पे आ चुका है, सब कुछ इनके बड़े मान चुके हैं। वो एजेंडा मुस्तफा कमाल का नहीं था इनको बताना। मुस्तफा कमाल ने सिर्फ सच सबके सामने रखा और अल्लाह ने वो सच साबित करवाया। अल्लाह ने वो सच इन लोगों के लीडरान के मुंह से कहलवाया, जी भाई, इनके मुंह से कहलवाया। देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं ना, तो आप भी इसी शहर में रहने वाले हैं। देखिए, मुझे बात करने दें। अभी पहले वजीर आजम साहब ने बहुत टाइम ले लिया हमारा, तो अभी ये चीजें बिल्कुल हकीकत है। उन्होंने तो कह दिया अभी भी नहीं घबरा रहे हैं। ये बिल्कुल हकीकत बातें हैं। अच्छा, अभी इन्होंने कह दिया जी हार्वर्ड में किसी भी लेक्चरर तो भाई दुनिया जहां में एक से एक बड़ा बैठा हुआ है। मुस्तफा कमाल को क्या एज अ लेक्चरर उन्होंने बुलाया या एज अ सेकंड बेस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड बुलाया? ये आप जाके चेक करें ना। क्या बिल क्लिंटन ने उसको एज अ कोई लेक्चरर बुलाया वहां पे? सेकंड बेस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे। बॉक्सर नहीं थे, हमने बॉक्सर बनाया हुआ था उस वक्त। नहीं, देखें, ये बॉक्सर थे नहीं, ये लतीफों का प्रोग्राम, ये लतीफों का प्रोग्राम हो रहा है, तो आप मुझे बता दें। देखिए, मुस्तफा कमाल की जो काबिलियत है ना, मैंने आपको बताया, उसकी एक्सेप्टेंस, उसका एक्नॉलेज इंटरनेशनली किया गया। मेरे मुंह से तो मैं जो बातें कहूंगा आप कहेंगे चलो ये इनकी पार्टी का आदमी है, लेकिन मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ये तो इंटरनेशनली लोगों ने एक्नॉलेज की है ना। तो ये कोई हमारी किसी पार्टी के बंदे की बात नहीं है। हाँ, जहां तक ताल्लुक है, ये इनके कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, हमारा हक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन काम की अपनी कारकर्दगी के बेस पे, अपनी गुज़श्ता कारकर्दगी के बेस पे कौन सा एमकेएम का मेयर है जिसका नाम आप मुस्तफा कमाल से ज्यादा सुनती हैं? ठीक है जी, कौन सा मेयर आप बता? ठीक है जी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं इख्तिताम की तरफ जाने। फयाज साहब, आप एंड में क्या कहना चाहेंगे? आपने खिलजी साहब की गुफ्तगू सारी सुनी। खिलजी साहब को अब ये कहते हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये कहते हैं कि बात को आगे करते हैं। खिलजी साहब को असल में ये बात इनकी वजह अमेरिका पूरा पसंद करता है, बरतानिया करता है, बेल्जियम करता है, अफ्रीका करता है, इनको इनकी कारकर्दगी को सब पसंद करता है। ना करते तो कराची की आवाम नहीं करती है, सही, उनसे गिला है इनको। 18 में ओपन चैलेंज किया। एक बात अब मेरी सुन ले, मेरे आपकी सुनिए। 18 के अंदर जो है अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, सारे जिमनी इलेक्शन में अवाम ने इनको रिजेक्ट किया,
हालिया कंटोनमेंट के इलेक्शन में इनको अवाम ने रिजेक्ट किया। इनका चेयरमैन खुद 249 पे खड़े थे, वो 5वें नंबर पे आ गए। ठीक है, खुद ये मुस्तफा कमाल खुद खड़े हुए थे। ठीक है, जी हाँ। इदारों का दावा करते रहे ये कि इदारे हमारी पुष्पराई करते हैं, वो भी इन्होंने हवा उड़ाई, वो भी अफवाहें इन्होंने बहुत उड़ाई। सारी चीजें होने के बावजूद भी जितनी भी मुतहरिक किस्म के इन्होंने एमक्यूएम से लोग तोड़ तोड़ के जो है अपनी पार्टी में शामिल किए, उसकी बुनियाद कुछ भी हो, वो जवाब किसी तरीके से भी किया, हमें मालूम है किस तरह किए हुए, हमारे कार्यक्रम की किस बेस के ऊपर पीएसपी में हमें इल्म है इस बात का, हमें इल्म है इस बात का। इसके बावजूद भी आपको पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट, सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट, बकौल आपको रियासती इदारों की आपको सपोर्ट, ठीक है, आपकी सारी कारकर्दगी आप खुली किताब, लेकिन आपको कराची की आवाम ने इस काबिल भी नहीं समझा कि आपके चेयरमैन को दूसरे नंबर पे लेके आ जाएं। ठीक है जी, मुख्तसर बात है, इन्होंने 3 बातें की, सिर्फ एंड करता हूं जी जी जी। इन्होंने 3 बातें की। देखिए, कराची की आवाम ने इनको मुस्तफा कमाल को सपोर्ट नहीं किया। अभी आपने बल्दिया के इलेक्शन में देखा जिसमें 1600 वोट मिले थे और जो कि 7-8% थे, आज मुस्तफा कमाल को 9,500 वोट पड़े हैं अभी जिमनी इलेक्शन में, और चौथे नंबर पे आई है। टीएलपी के बाद चौथे नंबर पे पीएसपी थी। ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक पार्टी को टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं कि ओवरनाइट सब चीजें हो जाती हैं। 6 साल। और जहां तक इन्होंने बोला ना कि एजेंसियों की सपोर्ट है, इसकी सपोर्ट, ये लोग इनका अपना बयानिया ये बता रहे हैं। ये लोग बोलते हैं टीवी पे, ये कहते हैं, आप लोग बोलते रहे टीवी पे, खुद बिल्कुल बोलते रहे, गलत बात कर रहे हैं आप। अनीस एडवोकेट की उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। अनीस एडवोकेट हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, अब नहीं है, उस वक्त था, नहीं है उस वक्त था। और दूसरी बात ये है कि ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर शकील की उठा के देख लें, सुन लीजिए, वसीम आफ्ताब की उठा के देख लें, सबने कहा है कि हमसे वादा किया गया था सीटें देंगे, आपको नहीं दी गई, उनसे खिलाफवर्जी। मुस्तफा कमाल की खुद की है, मुस्तफा कमाल ने खुद मुस्तफा कमाल की एजेंसियां मेरे पीछे बैठी नहीं, मुस्तफा कमाल ने खुद कहा हुआ, 12 कहा हुआ है। अरे भाई, आप प्रूफ ले आए ना, कल प्रोग्राम कर लेते, प्रूफ ले आए ना, मैं लेके आऊंगा, ले आए प्रूफ। ठीक है, मुस्तफा कमाल ने नहीं कहा, इन लोगों ने कहा कि ये ड्राई क्लीन करते हैं, इन लोगों ठीक के है, अल्फाज हैं। ठीक है जी जी नादिर साहब, मुझे बार बार कहा जा रहा है नीचे से कि बस प्रोग्राम का एंड की तरफ जाने में आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँ। नादिर खिलची साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फयाज कायम खानी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से इजाज़त, मुझे मेरे आने वाले मेहमानों का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।